जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के प्रैक्टिस सेशन का आगाज़ करते हैं। इस प्रैक्टिस सेशन में हम केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस किया करते हैं। तो आज की जो केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस हमने करनी है वो किस चैप्टर की केस स्टडीज़ हैं? चैप्टर 11, जिसमें हम रिस्क को आइडेंटिफाई भी करते हैं और उसको एड्रेस करने के लिए प्रोसीजर भी रिकमेंड करते हैं कि क्या प्रोसीजर परफॉर्म होने चाहिए। इसमें हम आज 3 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 17 और 18, चैप्टर 11 वॉल्यूम 2। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 17 पहले। एज यूजुअल सबसे पहले रिक्वायरमेंट, शाबाश। रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट द ऑडिट रिस्क इन द अबव सिचुएशन एंड हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दीज रिस्क। आइडेंटिफाई रिस्क का मतलब क्या है? रिस्क की हेडिंग बताओ, यानी किस एरिया में और किस असर्शन में रिस्क है, हेडिंग बनाओ। इवेल्युएट रिस्क का मतलब क्या है? उसको एक्सप्लेन करो, 1-2 लाइनों में एक्सप्लेन करो। इन दी अबव सिचुएशन, इस सिचुएशन में, यानी रिस्क इसमें से निकालने। ये नहीं कि पुराने रिस्क लेटर लगाए हुए और वो आप छाप दें, ऐसे नहीं। इस केस स्टडी में से जो रिस्क हैं वो आपने आइडेंटिफाई करने हैं। एंड हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दीज रिस्क। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड का मतलब प्रोसीजर्स बताओ, जिन प्रोसीजर से इस रिस्क को आप एड्रेस करेंगे। अच्छा, नीचे क्या कह रहा है? रूटीन वेरिफिकेशन स्टेप्स में नॉट बी मेंशन्ड। कहता है रूटीन के जो वेरिफिकेशन के स्टेप, यानी वो जनरल स्टेप्स, एग्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एग्री रिकॉर्ड विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो प्रोसीजर नहीं लिखने इस तरह के, ठीक है, बल्कि स्पेसिफिक प्रोसीजर लिखने हैं। वो था स्कैन जीएल, वो उस तरह के रूटीन, ऐसे प्रोसीजर जो हर एरिया में फिट हो जाते हैं। आपको पता ना कुछ प्रोसीजर है, वो रूटीन प्रोसीजर है, वो जनरल वो नहीं लिखने, स्पेसिफिक लिखने। तो सही कह रहा है, स्पेसिफिक लिखने चाहिए हमें। यू आर द ऑडिटर ऑफ रिलायबल जनरेटर्स लिमिटेड आरजीएल फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2014, ईयर एंड है 30 सितंबर 2014। RGL is primarily engaged in the business of manufacturing and sale of generators. अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है कि नेचर ऑफ प्रोडक्ट से भी कोई ना कोई रिस्क आइडेंटिफाई हो रहा होता है। जैसे हमने आज के लेक्चर में भी पढ़ा था, जैसे अगर नेचर ऑफ इन्वेंट्री ऐसी हो, हाईली प्रीशियस इन्वेंट्री आइटम्स हो, मूवेबल आइटम्स हो, उनमें रिस्क ऑफ थेफ्ट ज्यादा होता है, जैसे ज्वेलरी आइटम्स वगैरह, इनहेरेंट, शाबाश। इसी तरह अगर टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट्स हों, मोबाइल फोन वगैरह, उनमें टेक्नोलॉजी के चेंज होने की वजह से इनके ऑब्सोलीट होने का रिस्क ज्यादा होता है। तो कुछ केसेस में नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स की वजह से भी रिस्क राइज होता है। लेकिन यहाँ पे जनरेटर्स कोई टेक्निकल या वो रिस्क ऐसी चीजों में राइज होता है जो कि प्रीशियस आइटम्स होती हैं या टेक्नोलॉजी बेस्ड होती हैं, पोर्टेबल। जो रूटीन की इन्वेंट्री आइटम्स हैं उनमें रिस्क राइज नहीं होता। तो जनरेटर कोई टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट नहीं है जिसकी टेक्नोलॉजी चेंज हो तो हम कहेंगे जी ऑब्सोलीट हो गया, ठीक। तो इसमें नेचर ऑफ प्रोडक्ट से कोई रिस्क राइज नहीं होता। जनरेटर आर सप्लाइड ऑल ओवर द कंट्री थ्रू ए नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स, थ्रू ए नेटवर्क ऑफ अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं, नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, हमने डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो माल सप्लाई करते हैं वो हम उनको सेल करते हैं और वो आगे फर्दर कस्टमर को सेल करते हैं कि हम उन्हें कंसाइनमेंट बेसिस के ऊपर सामान भिजवाते हैं, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस के ऊपर, और वो फिर आगे अगर सामान सेल हो जाए तो हमें पैसे देते हैं, सामान सेल ना हो तो हमें स्टॉक वापस कर देते हैं। ये डिसीजन करना जरूरी होता है। क्वेश्चन में हमने ये देखना है कि कहीं उसने अगर हमें ऐसी इंफॉर्मेशन दी है कि हम स्टॉक सेल कर रहे हैं और जो वेरियस लोकेशंस पे स्टॉक पड़ा है वो हमारा है, वेरियस लोकेशंस पे जो स्टॉक पड़ा है वो हमारा है, तो इस सिचुएशन में रिस्क अराइज होगा। अगर इन्वेंट्री आइटम सेंट्रलाइज्ड लोकेशन की बजाय वेरियस लोकेशंस पे मौजूद हो तो इससे रिस्क राइज होता है। क्यों रिस्क राइज होता है? क्योंकि एक ही वक्त में सारी लोकेशंस का इन्वेंट्री काउंट करना मुश्किल है, मुश्किल है।
तो यहां पे कह रहा है कि जनरेटर आर सप्लाइड ऑल ओवर द कंट्री थ्रू ए नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स। इसमें हमें कंफर्म नहीं हो रहा है इसी इंफॉर्मेशन से कि जो हम डिस्ट्रीब्यूटर्स को सप्लाई कर रहे हैं वो सेल बेसिस के ऊपर है या सेल ऑन रिटर्न बेसिस के ऊपर है। तो इसके ऊपर अभी कमेंट हम नहीं कर रहे फिर, ठीक है। वरना अगर क्वेश्चन में कहता कि आपके कंट्री में बहुत सी जगहों पे डिफरेंट लोकेशन पे स्टॉक मौजूद है तो उससे रिस्क राइज होता। नेक्स्ट, ऑन रिसीट ऑफ ऑर्डर फ्रॉम ए डिस्ट्रीब्यूटर द ऑर्डर इज रिकॉर्डेड। अच्छा, इसका यहां से हमें पता चल गया कि डिस्ट्रीब्यूटर हमें ऑर्डर भेजता है, हम उसको सेल करते हैं। इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो हमारा नहीं है, वो हमने सेल किया हुआ है, वो उन्हीं का स्टॉक है। तो वो रिस्क राइज नहीं होगा कि हमारा स्टॉक डिफरेंट लोकेशन में, ये जो डिफरेंट लोकेशन पे पड़ा है ये डिस्ट्रीब्यूटर का स्टॉक। कह रहा हूं रिसीट ऑफ ऑर्डर फ्रॉम ए डिस्ट्रीब्यूटर, ऑर्डर इज रिकॉर्डेड इलेक्ट्रॉनिकली एंड ट्रांसमिटेड टू द फैक्ट्री, 100% पेमेंट इज रिसीव्ड इन एडवांस। सारी की सारी पेमेंट एडवांस में रिसीव कर ली जाती। रिस्क है कि नहीं? यहाँ पे पहला रिस्क राइज हुआ। क्या रिस्क है? कि एडवांस में ही जब कैश रिसीव हुआ उसी वक्त सेल रिकॉर्ड कर ली होगी। रिस्क क्या है? कि जिस वक्त कैश रिसीव हुआ कैश बेसिस के ऊपर सेल रिकॉर्ड कर ली होगी, ये रिस्क है ना। अच्छा, इसमें फिर हम कैसे इंश्योर करेंगे, कैसे कंफर्म करेंगे कि कैश बेसिस पे सेल रिकॉर्ड हुई है कि नहीं? हम देखेंगे, हाँ, गुड्स डिस्पैच नोट की डेट और सेल्स रिकॉर्डिंग की डेट वो सेम है कि नहीं। जिस दिन सेल्स रिकॉर्डिंग की डेट को कंपेयर करेंगे गुड डिस्पैच के साथ, अगर वो डिफरेंट डेट है तो इसका मतलब यह है कि सेल्स गुड्स डिस्पैच के ऊपर नहीं, रिसीविंग के ऊपर रिकॉर्ड। और दूसरा, कंट्रोल्स टेस्ट करेंगे ओवर रिकॉर्डिंग ऑफ कैश रिसीव्ड। कंट्रोल्स टेस्ट करेंगे ओवर रिकॉर्डिंग ऑफ कैश। इसका मतलब क्या है कि देखेंगे जब कैश रिसीव होता है तब उसकी रिकॉर्डिंग एंट्री क्या पास होती है। इस कैश रिसीव्ड के ऊपर क्या रिकॉर्डिंग एंट्री होनी चाहिए? कैश डेबिट एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स क्रेडिट, भाई यही होनी चाहिए ना। तो हम ये देख, हमारा रिस्क क्या है, खतरा क्या है हमें कि कहीं क्लाइंट एडवांस पैसे रिसीव करके सेल ना रिकॉर्ड करता हो। इस खतरे को कैसे दूर कर सकते हैं? हम जो कैश रिसीव हो रहा है उसकी एंट्री देख के, और दूसरा जो सेल रिकॉर्ड हो रही है उसकी डेट को गुड डिस्पैच नोट की डेट के साथ कंपेयर करके। एग्री करते हैं इसे? फिर इसके बाद इसमें दो प्रोसीजर मैंने आपको बता दिए, रिकॉर्डिंग और कंट्रोल्स ओवर रिकॉर्डिंग, और सेल्स को गुड डिस्पैच नोट की डेट के साथ कंपेयर करना, जिससे पता चल जाएगा डिस्पैच के वक्त ही सेल रिकॉर्ड हो रही है या रिसीविंग के वक्त होती है। जी हाँ, सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग भी ऑब्टेन कर सकते हैं, बिल्कुल। क्लाइंट से इंक्वायर कर सकते हैं कि बताइए आपका सिस्टम क्या है, कैश रिसीव के ऊपर क्या रिकॉर्डिंग करते हैं, डिस्पैच के ऊपर क्या रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ ये एक प्रोसीजर जरूर होगा जो इंक्वायर करना है क्लाइंट से सिस्टम, या सिस्टम को अंडरस्टैंड करना है, लेकिन इसको हमने सप्लीमेंट करना है दूसरे प्रोसीजर के साथ भी, सिर्फ एक प्रोसीजर नहीं लिखना। फिर कह रहा है फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइडेड बाय द क्लाइंट। अब ये एक्सट्रैक्ट दे रहा है, रेवेन्यू लास्ट ईयर 59.6 मिलियन, इस साल 60 मिलियन, कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है, थोड़ा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है, हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, ऐसे ही है ना। लेकिन ज़हन में रखिए अगर नीचे कोई फर्दर इंफॉर्मेशन दिया उसको लिंक करेंगे, फिर मे भी किसी फर्दर इंफॉर्मेशन की वजह से इस रिस्क को रिवाइज करने की जरूरत पड़ जाए। फिलहाल हमारी प्रिलिमिनरी असेसमेंट क्या है, सेल्स में कोई रिस्क नहीं। नेक्स्ट, परचेजेस, इसमें रिस्क है, इसमें भी कोई सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं है। और ग्रॉस प्रॉफिट में हम रिस्क असेसमेंट करते ही नहीं है। क्यों नहीं करते? क्योंकि सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स को अलहदा से असेस किया जाता है, सेल्स को अलहदा, कॉस्ट ऑफ सेल्स को अलहदा असेस किया जाता है। डायरेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट की रिस्क असेसमेंट, हाँ, एक केस में डायरेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट से रिस्क असेसमेंट करते हैं, जब उसने सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स को दिया ही ना हो, डायरेक्ट जीपी रेशियो दे दियो, तो फिर हम जीपी रेशियो की मदद से रिस्क असेसमेंट करते हैं। लास्ट लेक्चर में सिखाई थी ना आपको।
नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट 30 नंबर में। ट्रेड पेबल्स लास्ट ईयर तकरीबन 1.9 और इस साल 1.65। ट्रेड पेबल्स कम हो रहे हैं। 3 तरीके हैं इसका रिस्क असेस करने के, ट्रेड डेटर्स का भी, क्रेडिटर्स का भी, इन्वेंट्री का भी। 3 तरीके हैं। पहला तरीका, डायरेक्ट अमाउंट को कंपेयर कर लें। डायरेक्ट अमाउंट को कैसे कंपेयर करें? हमें पता चल रहा है कि क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं। कौन सा रिस्क है? कंप्लीटनेस ऑफ क्रेडिटर। लेकिन ज्यादा बेहतर है अगर परचेसेस या कॉस्ट ऑफ सेल्स दी गई हो तो ज्यादा बेहतर क्या है? क्रेडिटर को उससे डिवाइड करके, रिलेट करके रेशो निकाले। तो पहला तरीका है डायरेक्ट अमाउंट कंपेयर कर लें। दूसरा तरीका इसको परसेंटेज में कंपेयर कर ले, यानी इसको करने ट्रेड पेबल्स डिवाइडेड बाय परचेजेस। ट्रेड पेबल परचेजेस से रिलेट करते हैं ना, पिछले साल के पेबल को परचेजेस से डिवाइड कर लें और देखें क्या फिगर आती है, और इस साल के ट्रेड पेबल को परचेजेस से डिवाइड कर लें। कंक्लूजन मेरा ख्याल है सेम ही होगा। क्या परसेंट पिछले साल परसेंटेज क्या है? 22 और 26, यानी पिछले साल क्रेडिटर्स परचेजेस का कितने परसेंट थे? 4.6। खुदा का खौफ, इतनी सी कैलकुलेशन नहीं आप कर। अब मैं जो करवा रहा हूं ना, चुप करके वैसे कैलकुलेशन करनी है। आप जितनी को कैलकुलेशन करते पता चल गया मुझे। 1895 डिवाइडेड बाय 40848, क्या आंसर है? 4.6 कैसे आ सकता? मुझे कैलकुलेटर, ये कैलकुलेटर नहीं है जो डिवीजन परसेंटेज। 1895 डिवाइडेड बाय 40848, हाँ, तो ये आया 4.64%। इसका मतलब ठीक है, नहीं ठीक है। 4.6, इसका मतलब क्या है? पिछले साल टोटल परचेजेस का 4.64% थे क्रेडिटर। इस साल कितने? 4.64 ध्यान में रखिएगा। 1653 डिवाइडेड बाय 42676। यार ये क्या डिवाइड है? इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर। 3.87%। बताइए पिछले साल की निस्बत क्या हुए? कम। अब देखें, अगर डायरेक्ट अमाउंट को कंपेयर करें फिर भी आप इसी नतीजे पे पहुंचते हैं कि क्रेडिटर कम हो गए हैं। अगर आप इसको परसेंटेज बना लें तो फिर भी इसी नतीजे पे पहुंचते हैं कि इस साल क्रेडिटर कम हो गए हैं। 2 तरीके हो गए, एक डायरेक्ट अमाउंट, एक परचेज। एक तीसरा तरीका होता है टर्नओवर रेशियोज कैलकुलेट करके डेज में, वो इससे भी एक स्टेप आ गया है। उसमें क्या करते हैं? इसको डिवाइड करते हैं इससे और फिर मल्टीप्लाई करते हैं 365 से। जरा करके देखें, ये पिछले साल का है। पिछले साल की टर्नओवर रेशियो क्या आती है? 17। इसका मतलब है पिछले साल क्रेडिटर्स को 17 दिनों में पेमेंट हो रही है। इस साल 14 दिनों में। इस दफा कितने दिनों में? 14। तो डेज कम हो गए, अच्छी बात है। इसका एक मतलब यह है कि शायद पेमेंट जल्दी कर दी होगी। क्रेडिटर्स पिछले साल की निस्बत कम हो रहे हैं ना, ये हमें डायरेक्ट अमाउंट भी बता रही है, ये हमें परसेंटेज भी बता रही है। ये तीनों में से कोई सी एक कैलकुलेशन कर ले। तीनों में से वैसे सबसे बेहतर जो है वो है डेज वाली, लेकिन अगर कभी जल्दी हो ना तो आप परसेंटेज वाली, और उससे भी ज्यादा जल्दी हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं।
कैलकुलेशन के देखें, अगर ये डिपेंड करता है, बाज़ औक़ात इंफॉर्मेशन किसी तरीके से देता है, बाज़ औक़ात इंफॉर्मेशन किसी तरीके से देता है। किसी क्वेश्चन में वो डायरेक्ट डेज दे देता है, किसी क्वेश्चन में वो सिर्फ बैलेंस शीट की फिगर दे देता है। अगर किसी क्वेश्चन में सिर्फ बैलेंस शीट की फिगर दे, आप डायरेक्ट कंपेयर करके रिस्क असेसमेंट निकाल लेंगे। समझ आ रही है बात की? अगर किसी क्वेश्चन में वो बैलेंस शीट भी दे दी और इनकम स्टेटमेंट भी दे दी, तो आपने क्या करना है, परसेंटेज के जरिए से कैलकुलेट। और किसी क्वेश्चन में हो सकता है वो डायरेक्टली आपको डेज दे खुद से, टर्नओवर डे। तो मैंने आपको तीनों तरीकों से रिस्क असेसमेंट सिखा। आइंदा अगर वो किसी क्वेश्चन में सिर्फ आपको इन्वेंट्रीज के, डेटर्स के, क्रेडिटर्स के डेज देना, उससे भी रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं। डेज बढ़ रहे हैं इसका मतलब है बैलेंस भी बढ़ रहा है। इन्वेंट्री टर्नओवर डेज बढ़ रहे हैं मतलब बैलेंस भी बढ़ रहा है। इन्वेंट्री अमाउंट्स में बढ़ रही है इसका भी वही मतलब, और परसेंटेज में बढ़ रही है इसका भी वही मतलब। तो आपको तीनों तरीके सिखाए क्यों? आपको मैंने सिर्फ एक ही तरीका क्यों नहीं सिखा दिया कि डायरेक्ट कंपेयर करो? क्योंकि हाँ, किसी भी तरीके से पूछ सकता है। वो किसी क्वेश्चन में आपको टर्नओवर डेज दे देगा, किसी में आपको परसेंटेज दे देगा, और किसी में आपको डायरेक्ट सिर्फ बैलेंस शीट ही देगा। तो आपको तीनों तरीके से रिस्क असेसमेंट आने चाहिए। चलिए अब हम किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन में कर लें, क्योंकि कंप्लीट इंफॉर्मेशन है इस क्वेश्चन में, उसने अमाउंट भी दी है और इनकम स्टेटमेंट की भी। आप डायरेक्ट भी कंपेयर कर सकते हैं, परसेंटेज भी और टर्नओवर रेशियोज भी। तीनों तरीकों से हम इसके नतीजे पे पहुंचते हैं। क्या इस दफा क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं? अच्छा, ये भाईजान का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि सर पेमेंट कर दी होगी जल्दी, अच्छी बात है कि लाइबिलिटीज कम हो रही है, जल्दी पेमेंट कर दी होगी। हमने एज ऑडिटर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को सामने रखे क्या सोचना है, लाइबिलिटीज अंडरस्टेट की गई हैं। तो रिस्क क्या हुआ, हेडिंग बनाइए, रिस्क की हेडिंग कंप्लीटनेस ऑफ क्रेडिटर। शाबाश, आगे एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। वो जो पढ़ा कैसे एक्सप्लेन करेंगे, वो पढ़ा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4, वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4, हाँ वो उसमें लिखा हुआ है। प्रोसीजर्स क्या होंगे, वैसे तो प्रोसीजर भी लिखे हुए हैं लेकिन प्रोसीजर ज्यादा है मैं ना, इसलिए मैं ये आपसे पूछ रहा हूं। कंप्लीटनेस ऑफ क्रेडिटर के प्रोसीजर क्या है? पेंडिंग जीआरएन, कट ऑफ ऑन परचेजेस, सब्सिक्वेंट पेमेंट को सेलेक्ट करके देखना रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ, लिस्ट ऑफ बैलेंसेस को कंपेयर करना है, कट ऑफ ऑन परचेजेस, अकाउंट स्टेटमेंट चेक करेंगे रिकंसाइल होती है कि नहीं क्लाइंट की। सब्सिक्वेंट, वो उसने बताया सब्सिक्वेंट क्लियरेंस तो दो तरह की होती है। एक ये है कि क्रेडिटर्स का बैलेंस सेलेक्ट करके देखना सब्सिक्वेंटली पेमेंट हुई कि नहीं, और दूसरा सब्सिक्वेंट पेमेंट को सेलेक्ट करके देखना क्रेडिटर रिकॉर्ड हुए कि नहीं। आप किसकी बात कर रहे हैं? हाँ, ये रेंट जो भी है, ये रेंट के बाद की पेमेंट को सेलेक्ट करके देखना ये रेंट पे रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं, क्योंकि ये कंप्लीटनेस के लिए है। एजिंग वैल्यूएशन के लिए है, कंप्लीटनेस के लिए नहीं है। एजिंग का प्रोसीजर, सारे प्रोसीजर छाप दें क्रेडिटर्स के, कौन से, सिर्फ कंप्लीटनेस के रिलेटेड। अच्छा, प्रोविजन फॉर वारंटी, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, ज्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं लग, हाँ नहीं लग रहा, लेकिन आगे देखते हैं शायद कि फर्दर इंफॉर्मेशन आ जाए। अभी तक हमें सिर्फ एक ही रिस्क मिला है, दो, एक 100% पेमेंट वाला और एक पेबल वाला। अच्छा पहले देख लें हमने रिस्क ढूंढने कितने हैं, तकरीबन 15 है। तकरीबन आपको बताया था 2.5 नंबर का होता है, 2.5 6, 2 हो गए, इसका मतलब है अभी 4 को रिस्क पड़े हुए हैं। Effective 1st October 2013, in order to match its competitors, RGL has increased the warranty period from 3 to 5 years. अब इस इंफॉर्मेशन की वजह से जो मेरे इनिशियल असेसमेंट थी वो रिवाइज हो गई, ये एडजस्ट हो गई। क्यों? क्योंकि नीचे कह रहा, हाँ बिल्कुल कि वारंटी पीरियड, जब वारंटी पीरियड बढ़ा दिया तो प्रोविजन भी तो बढ़नी चाहिए, प्रोविजन भी बढ़े, यानी तकरीबन ये उस लिहाज से इसको डिवाइडेड बाय 3 करके मल्टीप्लाई बाय 5 करें, वो अमाउंट इधर आनी चाहिए थी। तो अब रिस्क क्या है? अच्छा ये भी लिख सकते हैं प्रोविजन फॉर वारंटी
इज नॉट करेक्टली कैलकुलेटेड। लेकिन असर्शन और एरिया की लैंग्वेज में बताइए, एक्यूरेसी, वैल्यूएशन एंड एलोकेशन ऑफ प्रोविजन फॉर वारंटी। भाई ठीक है ना, एरिया और उसकी असर्शन। तो जरा इसके प्रोसीजर बताइए। बेसिस ऑफ रिकॉग्निशन, बेसिस ऑफ कैलकुलेशन क्लाइंट से डिस्कस करेंगे। जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट की बेसिस ऑफ कैलकुलेशन, बेसिस ऑफ प्रोविजनिंग चेक करते हैं, फार्मूला रिकैलकुलेट करेंगे प्रोविजन का, एक्सपर्ट को भी इंगेज कर सकते हैं। ये रेंट के बाद देखेंगे जो वारंटी के लिए क्लेम किए जा रहे हैं यूनिट्स, क्या वो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ही है? यानी जो फार्मूला में एजम्पशन ली गई है प्रोविजन फॉर वारंटी कैलकुलेट करने के कितने % रिटर्न होंगे वारंटी के लिए, उसके मुताबिक ही है। सबसे अहम चीज प्रोविजन फॉर वारंटी में क्या चीज है भला? उसका रीजनेबल कॉस्ट ऑफ रिपेयर भी, और फार्मूला बेसिकली उसका फार्मूला। आपको फार्मूला ज़हन में, जब कभी प्रोविजन फॉर वारंटी कैलकुलेट की जाए, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट का फार्मूला होता है ना, प्रोविजन फॉर वारंटी का भी फार्मूला होता है। सबसे अहम चीज आपको ये ज़हन में आना चाहिए कि हमने वो फार्मूला वेरीफाई करना है जिसको क्लाइंट यूज कर रहा है प्रोविजन फॉर वारंटी कैलकुलेट करने के लिए। फिर सोचिए इस फार्मूला में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन यूज हो रही होगी, उसमें कितने यूनिट सेल किए, कितने % रिटर्न होते हैं, उसकी एजम्पशन, एक यूनिट को रिपेयर करने पे कॉस्ट कितनी लगती है, वगैरह वगैरह। फिर आप एक दो वेरिएबल्स के ऊपर कमेंट कर सकते हैं कि हम ये चेक करेंगे कि रिटर्न की जो % असेस की गई थी वो रीजनेबल है कि नहीं, जो रिपेयर कॉस्ट एस्टिमेट की गई थी वारंटी को रिकॉर्ड करने के लिए वो रीजनेबल है कि नहीं, ये रेंट के बाद के डाटा से या ये रेंट के बाद की जो एक्चुअल रिटर्न है उससे कंपेयर करके। ठीक है, तो सबसे अहम चीज क्या होगी? फार्मूला। क्या इसमें एक्सपर्ट को यूज कर सकते हैं? चलिए आगे चलते हैं। सेकंड, ए डिस्काउंट ऑफ 20% वाज ऑफर्ड टू एड्रेस द इशू ऑफ रिड्यूस्ड डिमांड विटनेस्ड इन द थर्ड क्वार्टर। As a result of the discount, the situation improved significantly during the fourth quarter. तीन रिस्क हो गए ना हमारे। अब ये जो, अब बताइए 20% डिस्काउंट दिया क्या था? सेल्स बढ़नी चाहिए तो नहीं बढ़ी, सिग्निफिकेंटली क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि सेल प्राइस कम की गई थी। सेल प्राइस कम होने से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या रिस्क है? सेल्स कम होगी, ये रिस्क नहीं है। एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री का रिस्क है। सेल प्राइस कम होने से इन्वेंट्री की एनआरवी कम हो जाती है। अच्छा, मैं आपसे ये कहता हूं, भाई मेरी इन्वेंट्री बिक ही नहीं रही, 100 रुपए का यूनिट सेल करता हूं, पिछले साल बिक रहा था, इस साल बिक ही नहीं रहा, सारे का सारा आप कहेंगे ऑब्सोलीट हो गया। अब दूसरी चीज, अगर मैं आपसे कहूं मैंने 50% डिस्काउंट ऑफर किया, लोगों ने हाथों हाथ लिया, लोगों ने इन्वेंट्री को हाथों हाथ लिया, तो अब की बार क्या रिस्क नहीं है? कोई है रिस्क एनआरवी का। 50% प्राइस कम कर दी तो जो रिमेनिंग स्टॉक पड़ा हुआ जो सेल नहीं हुआ उसकी एनआरवी आधी रह गई। तो रिस्क, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का रिस्क है कि नहीं? अच्छा, आप मुझे बताइए, ये इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो गई और जो मशीनरी इस इन्वेंट्री को बना रहे थे उसमें भी इन्वेस्टमेंट लॉस हुआ कि नहीं? इसको मैं एक रिस्क समझू कि दो रिस्क समझू? दो रिस्क समझू। क्लियर हुआ? तो याद आया आपको, सेल प्राइस डिक्रीज होने से एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री डाउन होती है, चाहे सेल इंक्रीज क्यों ना हो जाए। आप सुनो ना, धोखा खा लेते हैं इस चीज से। जब वो कहते हैं ना मैंने सेल प्राइस कम की है जिससे सेल बढ़ गई है, तो आप कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कौन सा रिस्क है? सेल प्राइस कम होना इंडिकेशन है एनआरवी कम हो गई। फिक्स एसेट्स की इंपेयरमेंट क्यों रिकॉर्ड की? क्योंकि फिक्स एसेट जो इन्वेंट्री बना रहे हैं वो प्रॉफिटेबल नहीं है, प्रॉफिटेबल नहीं है। जब कभी याद रखिए एनआरवी राइट डाउन होती है ना, इसका मतलब यह है वो इन्वेंट्री प्रॉफिटेबल नहीं, लॉस मेकिंग है, वो अपनी कॉस्ट भी पूरी नहीं कर रही। हमेशा जो इन्वेंट्री जिसकी एनआरवी कॉस्ट से कम है, इसका मतलब क्या भला?
वो लॉस मेकिंग है, उसकी वजह से ग्रॉस लॉस आ रहा होगा उस इन्वेंट्री की वजह से। थर्ड, 5 रिस्क हो गए। In August 2014, serious defects were discovered in one of the major components. Consequently, significant quantity of such components was returned to इस चीज हम एक कंपोनेंट इस्तेमाल करते थे, बाद में पता चला उसमें कोई सिग्निफिकेंट डिफेक्ट है और हमने सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट्स रिटर्न कर दी। हाँ, इसका 2 जगह पे इफेक्ट आएगा। एक ये वारंटीज की वजह से इंक्रीज होगी क्योंकि हमें पता चल गया हमने जो चीजें सेल की हैं उनमें डिफेक्टिव कंपोनेंट इस्तेमाल हुआ है, और दूसरा हमारा उसने कहा है सिग्निफिकेंट कंपोनेंट रिटर्न। इसका मतलब है कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स पड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ अभी स्टॉक में भी है, जो स्टॉक में उसके अंदर में, लेकिन इस दोनों का अलग से कोई इंपैक्ट नहीं होगा। वो इवेंट जिसकी वजह से प्रोविजन इंक्रीज हो रही है वो हम इसके साथ ऐड कर देंगे, क्योंकि दोनों का देखें, वारंटी पीरियड इंक्रीज होने का इफेक्ट भी वही है, उसी एरिया उसी एजर्शन पे है जो इफेक्ट डिफेक्टिव कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई होने का है कि जो यूनिट सेल हो गया वो सही परफॉर्म नहीं करेंगे, क्लेम ज्यादा आएंगे। तो इसको अलग से रिस्क नहीं बनाना, इसी के साथ मर्ज कर देना। क्यों मर्ज कर रहे हैं? क्योंकि दोनों सेम एजर्शन सेम एरिया पे इफेक्ट है, और जो ये तो वो है जो सेल कर दिया, और जो कंपोनेंट्स क्लोजिंग स्टॉक में पड़े हुए हैं एनआरवी, उसको भी अलग से नहीं लिखना, सेकंड के साथ ऐड कर, यानी थर्ड अलग से नहीं बल्कि फर्स्ट और सेकंड के साथ मर्ज होगा। एग्रीड? हमने पढ़ा था ना, अगर एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन का रिस्क, सेम एरिया सेम एजर्शन, सिर्फ सेम एरिया नहीं, सेम एरिया और सेम एजर्शन पे हो तो उसे अलहदा नहीं बल्कि इकट्ठा कर देते हैं क्योंकि दोनों के प्रोसीजर सेम होंगे। क्लियर? तो ये रिस्क हमारे 5 ही रहे, लेकिन शायद क्लब करने की वजह से इसको वो हमें 1 नंबर दे दे मजीद। इसमें इंपेयरमेंट ऑफ नहीं, क्योंकि ये हमारा नहीं है, हमारा ये परचेज किया हुआ है, ये हमारे फिक्स एसेट ने नहीं बनाया इस कंपोनेंट को। हाँ, सप्लायर इंपेयर करेगा, वो सप्लायर जो है वो अपनी बुक्स में अपना फिक्स स्टॉक इंपेयर करेगा जो खराब बन रहा है, हमने नहीं करना। ट्रेड पेएबल्स कम, हाँ ट्रेड पेएबल, उसने कह रहे ट्रेड पेएबल के साथ भी लिंक होता है क्योंकि हमारा ट्रेड पेएबल कम हुआ है तो ये उसको रिटर्न किए इस वजह से कम हुआ है। आपने पॉजिटिव इंफॉर्मेशन की तरफ जाना है कि नेगेटिव की तरफ? वो मिसाल बताए थे ना, गलत सोचे, घटिया नहीं लफ्ज की। Scanning of the supplier's ledger accounts revealed various payments for which no satisfactory reply was given by the management. However, said amounts were recovered before the year end. जब कहीं पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई ऐसी ट्रांजैक्शन आ जाए जिसके बारे में मैनेजमेंट कहे हमें नहीं पता ये क्या है, हमें नहीं पता ये क्या है, तो वो क्या है वाला? फ्रॉड। क्योंकि देखिए हर ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट रिकॉर्ड करेगी तो पास होगी ना, और अगर मैनेजमेंट कहे किसी ट्रांजैक्शन के बारे में कि हमें इनके बारे में नॉलेज, फ्रॉड। और फिर कह रहा है कि वो बाद में रिकवर भी हो, अच्छा स्टूडेंट कहने लगा सर बाद में रिकवर तो हो गई है, तो ये ऐसे ही है जैसे एक बंदा 10 चोरियां करे, 2 में पकड़ा जाए तो वो वापस कर दे। अब क्या इसका ये मतलब है कि सारी सिचुएशन ठीक हो गई? नहीं भाई, अभी बहुत सी ऐसी चोरियां होंगी जो आइडेंटिफाई नहीं हो सकती, क्योंकि हम सैंपल बेस पे काम करते हैं ना। सैंपल बेस पे जितनी प्रॉब्लम, एक फ्रॉड हमारे सामने आया, वो अगर उसकी अमाउंट रिकवर हो भी जाए, हम क्या ये एज्यूम करेंगे कि इसके अलावा और कोई फ्रॉड नहीं है? बल्कि ये एज्यूम करेंगे क्योंकि हमने सैंपल बेस पे काम किया है, एक फ्रॉड हमारे सामने आया तो इसका मतलब है और भी कुछ फ्रॉड हो सकते हैं, और भी कुछ फ्रॉड हो सकते हैं। तो इसमें हमें इस सिचुएशन में हमारा प्रोसीजर क्या होना चाहिए? रिस्क ऑफ फ्रॉड इंक्रीज हो जाना चाहिए।
सैंपल साइज इंक्रीज कर, क्या डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करना चाहिए कि सर कोई गड़बड़ लग रही है, मैनेजमेंट फ्रॉड कर रहा है? क्लियर? ये इसमें कोई ऐसा रिस्क या ऐसा फैक्टर जो आपको समझ में ना आया हो? नहीं? क्या अब आप इस काबिल हैं कि क्वेश्चन में फिगर से भी और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन से भी रिस्क आइडेंटिफाई कर सके? आगे चलते हैं। क्वेश्चन 18, सबसे पहले रिक्वायरमेंट, आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएट द ऑडिट रिस्क इन द अबव सिचुएशन। अब प्रोसीजर नहीं पूछे इसने तो नहीं बताने। रिस्क 12, अच्छा अब प्रोसीजर चूंकि नहीं है तो मेरे ख्याल है रिस्क के मार्क्स ज्यादा होंगे। अब मैं भी 700-800 तो लिखने चाहिए मेरा ख्याल है, 1.5 नंबर के हिसाब से 8 रिस्क तो इसमें लिखने चाहिए। क्यों? पहले तो हमने रिस्क को और एक्सप्लेनेशन को 1 नंबर दिया था, अब ज्यादा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अब प्रोसीजर सारा फोकस उसका रिस्क के ऊपर है। तो कम से कम 8 तो, वैसे अगर 12 नजर आए 12 भी बता देंगे, लेकिन कम से कम इस सूरत हाल में नॉर्मली रिस्क को आइडेंटिफाई करने का आधा नंबर, हेडिंग लिखने का, एक्सप्लेन करने का 1 नंबर। क्या कैलकुलेशन शो करेंगे? कर दे, अच्छी बात है, कर दें, अच्छी बात। You are the audit manager of Mustafa and Company Chartered Accountants responsible for the audit of Standard Home Appliances Limited listed company. Extracts from the company's financial statements are presented below. रेवेन्यू इनकम स्टेटमेंट की फिगर्स भी दे दी, बैलेंस शीट की भी दे दी। इसका मतलब यह है कि अब हम परसेंटेज कोई नहीं कर लेंगे, कोई मसला नहीं। रेवेन्यू रिस्क है मेरी इनिशियल असेसमेंट के मुताबिक, इसमें रिस्क नहीं। आप भी एग्री करते हैं? आगे चले फिर ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट में तो कर, इसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं दी हुई, निकाल लेंगे। जरा कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करके मुझे बताइए पिछले साल कितने परसेंट थी, इस साल कितने परसेंट है? नहीं कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर से। बहुत बुरी हालत है। क्या जीपी रेशो कैलकुलेट करने को नहीं कह रहा मैं, जीपी रेशो, क्योंकि जब रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ सेल्स अलग अलग गिवन है तो फिर जीपी रेशो नहीं। आपने रेवेन्यू की रिस्क असेसमेंट में का कोई इश्यू नहीं, मैं पूछ रहा हूं कॉस्ट ऑफ सेल्स में कहीं रिस्क तो नहीं है। इसमें बेसिकली सिर्फ एक ही मसला है, उसने कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर नहीं आपको दी, लेकिन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? रेवेन्यू माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। कितना? पिछले साल कितना था, इस साल कितना है? 54, 50 ज्यादा नहीं लग रहा मुझे ऐसा। ठीक है, ठीक है, ठीक, कोई मसला नहीं। फाइनेंस चार्जेस, हाँ इसको लोन से कंपेयर करेंगे। शाबाश, लोन नीचे दिया उसने, दिया हुआ तो करें कैलकुलेशन। पिछले साल 69 को डिवाइड करें, किसके साथ डिवाइड करेंगे? लीज के साथ, लायबिलिटीज या बैंक ओवरड्राफ्ट? चलिए मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, जो ऊपर फाइनेंस चार्ज नजर आ रहा है आपको, आज आपकी अकाउंटिंग का इम्तिहान है, अकाउंटिंग का इम्तिहान है। ऊपर जो फाइनेंस चार्ज नजर आ रहा है ये सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरिंग के ऊपर है या कि बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर भी है या कि लायबिलिटीज अगेंस्ट एसेट सब्जेक्ट टू फाइनेंस लॉस, सब पे है। तो अब इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करें। 77 डिवाइडेड बाय 180 प्लस 185। करे कैलकुलेशन करने से ना घबराया करें।
वो पिछले वाला 43% पिछले साल कितने परसेंट है? 67%। सर यस ने बताया। और इस साल 12%। सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो रिस्क क्या है कि इंटरेस्ट फाइनेंस चार्ज एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं किया गया। अच्छा, वैसे एक बात सुन लें, बज़ाहिर इस साल का इंटरेस्ट परसेंटेज जो है ना फाइनेंस, वो ज्यादा रीजनेबल लग रही है, क्योंकि नॉर्मली इंटरेस्ट एक्सपेंस 10, 12, 15% के आसपास होता है। 70% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कोई एक्सपेंस नहीं होता। लेकिन हम लास्ट ईयर की रिस्क असेसमेंट लास्ट ईयर को अज्यूम करते हैं कि वो करेक्ट है, और उसको बेंचमार्क बना के इस साल की रिस्क असेसमेंट करते हैं। तो इस साल चूंकि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, तो हमारा रिस्क है कि क्या रिस्क है? एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंस चार्जेस। और इसके प्रोसीजर्स में क्या लिखेंगे? ओ सॉरी, लेकिन अगर होती रिक्वायरमेंट तो हम लोन एग्रीमेंट पढ़ते, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन को, इंटरेस्ट एक्सपेंस को रिकैलकुलेट करते। क्लियर जी? हाँ, बोरोइंग्स भी बढ़ गई हैं फाइनेंस, इसीलिए तो हमने फाइनेंस चार्जेस को डायरेक्ट कंपेयर नहीं किया, बल्कि परसेंटेज निकाला, इसीलिए ताकि जो बोरोइंग इंक्रीज डिक्रीज का इंपैक्ट है वो उसमें एडजस्ट हो जाए। कितने रिस्क आए अभी तक? एक रिस्क। चले, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रिस्क है जी। ये फिगर आपको बता रही है कि ड्यूरिंग द ईयर एडिशन हुआ है कोई तकरीबन 2 मिलियन के लगभग। तो एडिशन टू फिक्स एसेट का रिस्क है। हाँ, क्या लिखेंगे? एडिशन टू फिक्स एसेट भी लिख सकते हैं, लेकिन असल में क्या? एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स। और इसमें जो प्रोसीजर लिखेंगे वो कौन से वाले होंगे? अगर लिखते एडिशन टू फिक्स एसेट वाले। क्लियर? याद है ना? 2 रिस्क हो गए। आगे चलते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स पिछले साल 100 से इस साल 140 इंक्रीज हो रहे, तो इसमें वही जो टेंजिबल में था, एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूएशन। और नीचे अगर उसने इनटेंजिबल की कोई बताया होगा कि कौन से, ये गुडविल था या कि ये डेवलपमेंट कॉस्ट थी या अदर थे, तो उस लिहाज से हम जो बताएगा वो प्रोसीजर लिख लेंगे। लेकिन अगर कुछ भी नहीं बताया हुआ तो फिर कौन से वाले प्रोसीजर लिखेंगे? वैल्यूएशन वाले और नहीं, इनटेंजिबल एसेट 3। मेरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, देखें। इनटेंजिबल एसेट्स 3 तरह की है ना। नीचे अगर उसने एग्जैक्ट टाइप बताई तो वो लिखेंगे, और अगर एग्जैक्ट टाइप नहीं बताई अदर्स वाले। यही पूछना चाह रहा था। याद तो होंगे आपको। चलिए, कितने रिस्क हो गए? 3 हो गए। इन्वेंट्री, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, डायरेक्ट भी इसी नतीजे पे पहुंचे हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करें, इसको कर सकते हैं एज परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। वैसे अगर एग्जाम में टाइम कम हो ना, डायरेक्ट भी कर सकते, लेकिन याद रखें उसने 10 क्वेश्चंस में तो कोई मसला नहीं किया, एक क्वेश्चन में मसला कर लिया था। उसमें अगर डायरेक्ट कंपेयर करें ना तो बैलेंस बढ़ रहा था, लेकिन अगर परसेंटेज या डेज में कन्वर्ट करते तो कम हो रहा था। एक क्वेश्चन ऐसा है पास्ट पेपर में जिसमें डायरेक्ट कंपेयर करें तो इंक्रीज आ रहा है, लेकिन अगर उसे इनकम स्टेटमेंट की फिगर के साथ रिलेट करके कैलकुलेट करें तो बदल जाता। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, एक क्वेश्चन में ऐसा हो गया था। तो उसमें क्या किया फिर? हमें किसके ऊपर रिलाई करना चाहिए? डायरेक्ट ज्यादा ऑथेंटिक है या कि परसेंटेज या टर्नओवर रेशो? परसेंटेज या टर्नओवर रेशो दोनों एक ही आपको हमेशा एंगल देगी।
डायरेक्ट भी नॉर्मली सेम ही देगी, लेकिन कभी कभार, क्योंकि आप इमेजिन कीजिए ना, इस सिचुएशन में अगर आपको पता चले इन्वेंट्री है ना, इसने कॉस्ट ऑफ सेल से डिवाइड होना है, अगर तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डबल हो गई है पिछले साल से, तो जब आप देखेंगे इसकी टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो ये बढ़ने की बजाय कम हो रही होगी। बहरहाल आपने फिलहाल जितनी भी रिस्क असेसमेंट करनी है पहले डायरेक्ट कर लेनी है, अगर इनकम स्टेटमेंट की फिगर दी हो तो डिवाइड करके रिस्क असेसमेंट करनी है, टू बी ऑन सेफ साइड, टू बी ऑन। यहां पे चूंकि इनकम स्टेटमेंट दी हुई है उसने, इसलिए हालांकि डायरेक्ट भी आपको पता चल रहा है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का रिस्क है, लेकिन बेहतर है कि परसेंटेज कैलकुलेट करके मुझे बताएं क्या पिछले साल की निस्बत इस साल में इन्वेंट्री की परसेंटेज बढ़ रही है? 63, यानी पिछले साल कॉस्ट ऑफ सेल्स का 41% थी इन्वेंट्री, इस साल 60, बहुत बढ़ गई। क्यों बढ़ गई है? बिकी नहीं ऑब्सोल्यूट हो गई है। तो कौन से प्रोसीजर? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के छाप देंगे, छाप देंगे, सुनाए पे। अच्छा, जब मैं कहता हूं सुनाए पे हंस के दिखा देते हैं मुझे, वैसे कहते हैं छाप देंगे, बेफिक्र है। मुझे इसमें रिस्क ऑफ फ्रॉड लग रहा है, ये जब आप मुझे कहते हैं ना कि सर छाप देंगे, छाप देंगे, रिस्क मिस स्टेटमेंट लग रहा है मुझे इसमें। चलिए कितने रिस्क हो गए? 4, 1 2 3 4। ट्रेड रिसीवेबल डायरेक्ट भी पता चल रहा है, लेकिन बेहतर क्या है? डिवाइड करके देखें, नतीजा वही होगा। 95% केसेस में सेम कंक्लूजन पे पहुंचेंगे आप। इस यानी पिछले साल 77 डेज में कलेक्शन हो जाती थी, यानी डेटर पैसे नहीं दे रहे। कौन से प्रोसीजर? वैल्यूएशन ऑफ डाटा। अच्छा, जो वैल्यूएशन, वैसे तो आपने नहीं बताना, जो वैल्यूएशन ऑफ डाटा के प्रोसीजर बताएगा 50 रुपए इनाम पाएगा। कंफर्मेशन लेटर, यानी कंफर्मेशन लेटर सेंड करेगा, डेटर कहेगा हाँ मैं बैड डेट हूं, हाँ मैं, और कंफर्मेशन एग्जिस्टेंस के लिए सेंड किया जाता है। प्रोविजन मैनेजमेंट ने जो रिकॉर्ड की है उस डेटर को कैसे पता चलेगा मेरी प्रोविजन रिकॉर्ड की है? एक मिनट है जल्दी, फिर मैंने आपको 2:15 बजे जाने नहीं देना, आप टाइम वेस्ट करते हैं। डाउटफुल डेट्स की वजह से हो सकता है, या हमारा उस पे कंट्रोल, वही स्लो मूविंग डाउटफुल डेट की वजह से ही डेज इंक्रीज हुए हैं। अब मैं कह रहा हूं कि वो आप कैसे अंदाजा लगाएंगे कि कितनी प्रोविजन रिकॉर्ड होनी चाहिए? एजिंग रिपोर्ट ले लेंगे, एडिक्वेसी ऑफ प्रोविजन मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेंगे। क्या ये रेंट के बाद कैश रिकवरी चेक कर लेंगे, शाबाश, बस चले 3 हो गए। हिस्टोरिकल एक्यूरेसी चेक करेंगे। अच्छा मुझे ये बताइए, एक चीज ध्यान में रखिएगा, एक चीज ध्यान में रखिएगा, केस स्टडी में एक सिंगल डेटर की बैंकरप्सी की बात करें ना, उसके प्रोसीजर कुछ और हैं, और अगर जनरली रिस्क हो कि डेटर्स बढ़ रहे हैं, रिकवरी नहीं हो रही, वो रिस्क और इसका प्रोसीजर और है। नहीं बात समझ आई ना? मैं आपको ये बता रहा हूं, प्रोविजन फॉर बैड डेट या वैल्यूएशन ऑफ डेटर में अगर केस स्टडी में वो सिंगल डेटर के ना बैड डेट हुआ है उसके प्रोसीजर में, और जनरली जो सारे डेटर्स की वैल्यूएशन चेक करते हैं उसके प्रोसीजर में थोड़ा फर्क है। कुछ सेम है, कुछ डिफरेंट है। जैसे एक प्रोसीजर बता रहा हूं, आप मुझे ये बताइएगा सिंगल डेटर के केस में आएंगे कि जनरल सारे डेटर्स के केस में? प्रोसीजर क्या है? सेंड कंफर्मेशन लेटर टू लिक्विडेटर, सिंगल लेटर। दूसरा हिस्टोरिकल एक्यूरेसी,
जनरल में। तीसरा, चेक कलेक्शन या कैश रिसीव्ड आफ्टर द ईयर एंड, ये दोनों में है, दोनों में है। तो सारा इंटायरली डिफरेंट नहीं है दोनों केसेस, लेकिन सिंगल डेटर का क्वेश्चन में कह देना कि वो बैड डेट हो गया, उससे कलेक्शन नहीं हो रही, वो केस स्पेशल वाला है, वो डिफरेंट है। और जनरली डेटर्स के बारे में रिस्क अगर कहे कि बैलेंस बढ़ रहे हैं, कलेक्शन नहीं हो रही, वो डिफरेंट है। पे कर रहे हैं, हाँ सेल एग्रीमेंट वाला वो सिंगल डेटर वाले केस में होगा। शाबाश, वो सिंगल, वो देखिए हमने सारे डेटर्स में नहीं है नॉर्मल पढ़ा। चलिए फिर 1 2 3 4 5 रिस्क हो गए। कैश एंड बैंक बैलेंस में रिस्क नहीं है, शेयर कैपिटल में रिस्क नहीं, रेंट अर्निंग में नहीं, लॉन्ग टर्म बोरिंग रिस्क क्या है कि ओवरस्टेट किया होगा बोरिंग को, अंडरस्टेट किया होगा, क्या रिस्क होता है? एक तो पुअर लिक्विड पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है ना। दूसरा, इन इट स्पेसिफिकली लोन में क्या रिस्क है? कंप्लायंस, ब्रीच ऑफ डेट कोवेनेंट, के लोन नहीं याद, ये हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था कि जब कभी लोन लेंगे क्लाइंट लोन, तो रिस्क है कि कहीं उसने किसी कंडीशन की वायलेशन ना की हो, ब्रीच ऑफ कंडीशन का रिस्क होता है जी। तो यहां इसके लिए प्रोसीजर क्या होते थे? एग्रीमेंट को रीड करना है, टेस्ट कंप्लायंस ऑफ कंडीशन, और ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है। अगर एक कंडीशन भी वायलेट हुई हो ना, तो इस लॉन्ग टर्म बोरिंग्स को शॉर्ट टर्म में क्लासिफाई कर लेते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी अच्छा। इस असल में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में हमने लिक्विडिटी पोजीशन डिस्कस नहीं करनी, सिर्फ कंप्लायंस विद रिक्वायरमेंट डिस्कस करनी है। लिक्विडिटी पोजीशन इफेक्ट होती है करंट एसेट करंट लायबिलिटी से, वो बैंक ओवरड्राफ्ट की वजह से होगी, बैंक ओवरड्राफ्ट की वजह से। क्रेडिटर्स अच्छा अगर कम हो रहे होते ना, फिर कंप्लीटनेस ऑफ क्रेडिटर का रिस्क होता। इसमें कंप्लीटनेस ऑफ क्रेडिटर का रिस्क नहीं है, रिकवरी पेमेंट नहीं और गोइंग, ये लिक्विडिटी, पुअर लिक्विडिटी पोजीशन का रिस्क है। पुअर लिक्विडिटी पोजीशन के कंपनी के पास सफिशिएंट कैश नहीं है कि पे कर पाए। अच्छा नीचे कुछ इंफॉर्मेशन है, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी हैज इंट्रोड्यूस्ड वेरियस प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। These new products are being manufactured on a new plant which has been acquired under a lease agreement for a period of 4 years. वो जो एडिशन हुए थे ये उसको मजीद, इसका मतलब है वो लीज पे एसेट लिए गए थे। हमने प्रोसीजर्स में लीज एग्रीमेंट को रीड करना और इसके डिस्क्लोजर की भी बात करनी है, ठीक है। द प्लांट कमेंस्ड ऑपरेशन, हाँ अब इसमें यह भी है कि वेरियस प्रोडक्ट्स लॉन्च की है, सेल इंक्रीज नहीं हो रही, तो फिर इसका मतलब क्या है? एंड द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का रिस्क है और इंपेयरमेंट ऑफ फिक्स, यानी जो ड्यूरिंग द ईयर नए फिक्स एसेट एक्वायर किए गए हैं वो भी कोई प्रॉफिटेबल नहीं रहे, क्योंकि जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसने भी सेल्स को ग्रो नहीं किया, ठीक है। तो इसकी अच्छा, अब इस यहां से लेके यहां तक 2 रिस्क है, एक वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री वाला, एक इंपेयरमेंट वाला। एग्रीड। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री वाला हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, उसे सिर्फ मर्ज करना है। इंपेयरमेंट वाला डिस्कस नहीं किया, एडिशन डिस्कस किया था, इसे इंपेयरमेंट को लाता डिस्कस करना है। समझ रहे? इंपेयरमेंट भाई जस्टिफाइड होता है कि इंपेयरमेंट क्यों रिस्क है? पूरे हो गए, पढ़ लेते हैं अभी मजीद भी। यूजफुल लाइफ ऑफ प्लांट इज 5 years। ये असल में हमें डेप्रिसिएशन की तरफ लेके जा रहा है, लेकिन ये हम एडिशन टू फिक्स एसेट में कवर कर लेते हैं
कि हमने जो लाइफ एस्टिमेट किया उसकी रीजनेबलनेस चेक करेंगे। एडिशंस टू फिक्स एसेट्स के प्रोसीजर में जो वो रेजिडुअल वैल्यू या लाइफ एस्टिमेट करता है उसकी चेकिंग का प्रोसीजर है। Intangible assets represent cost of software installed and design which have been acquired from it। अब देखिए intangible asset की उसने टाइप बता दी सॉफ्टवेयर। अब ये कौन सी कैटेगरी बनी? अदर इंटेंजिबल। इसका मतलब है गुडविल के प्रोसीजर इसमें नहीं लिखने, डेवलपमेंट कॉस्ट के प्रोसीजर भी अदर के लिखने, ठीक है। नहीं आगे एक छोटी सी हिम्मत करें, छोटा सा क्वेश्चन है और अभी टाइम भी है। अच्छा ये क्वेश्चन अगर आप कर लें तो घर जाके क्वेश्चन करने से बच जाएंगे। इधर 10 मिनट में हो जाएगा, कर ले 10 मिनट। हाँ, एक्सप्लेन द फ्लक्चुएशन एंड इनकंसिस्टेंसी इन द गिवन रेशियोज। इन रेशियोज में बताए कोई इनकंसिस्टेंसी मसले मसाइल हैं, क्या ये रेशियो इसके साथ कंसिस्टेंट है? एक्सप्लेन करना है, क्या ये रेशियो इसके साथ कंसिस्टेंट है? क्या ये रेशियो इसके साथ कंसिस्टेंट है? एक्सप्लेन करना है। Correct, you are manager responsible for the audit of Pine Limited for the year ended 31st August 2020. PL has large contracts with many government entities. During the year, government has significantly reduced its spending, which has also affected its contract volume with PL. Devaluation of local currency has also resulted in increased cost of the material purchased from overseas supplier. ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। हाँ, ये कुछ क्योंकि असल में उसने कहा है कि मुझे रेशोज में से बताओ, रिस्क असेसमेंट करो। During the planning work review, your team has provided you the following ratios. अच्छा, पार्ट 2 में क्या कह रहा है कि ऑडिट प्रोसीजर भी बताना है। अब देखते हैं कौन एक्सप्लेन करता है। पैसे ये लें, पैसे ही पैसे। आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले बने, ये लें। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पिछले साल 28%, इस साल कौन रिस्क असेसमेंट करेगा? शाबाश। सेल, तो रिस्क क्या होगा? हेडिंग बनाइए, अकरेंस ऑफ सेल्स, ओवर स्टेटमेंट की अकरेंस ऑफ सेल, बड़ा ठीक मानते हैं। और कास्ट ऑफ सेल्स में, अच्छा आपने नोट किया उसने कास्ट ऑफ सेल्स में ये नहीं कहा कास्ट ऑफ सेल्स अंडरस्टैंडेड होगी, उसे पता है कास्ट ऑफ सेल्स ग्रुप ऑफ अकाउंट्स हैं। कास्ट ऑफ सेल्स के अंदर 3 तरह के अकाउंट है, ओपनिंग बैलेंस, परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग बैलेंस और इसका असेसमेंट करते नहीं है, तो उन्होंने बजाय ये कि कहें कास्ट ऑफ सेल्स इज अंडरस्टैंडेड, उन्होंने क्या कहा? परचेजेस में भी अंडरस्टैंड, बल्कि सॉरी उन्होंने ये नहीं कहा परचेजेस में भी अंडरस्टैंडेड, उन्होंने कहा रिस्क है कंप्लीटनेस ऑफ परचेजेस, अकरेंस ऑफ सेल्स, कंप्लीटनेस ऑफ परचेजेस और क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हो जाएगा। यानी रिस्क क्या हुआ? कोई एक तो बता दे दर्शन के साथ। एक्यूरेसी, वैल्यूएशन एंड एलोकेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। दर्शन के साथ रिस्क याद किया करो ना। शाबाश भाई, ये समझ आया आपको? अकरेंस क्योंकि बढ़ रहा है ना, इसका मतलब सेल ज्यादा है, अकरेंस का रिस्क है, या कॉस्ट ऑफ सेल्स कम है, कंप्लीटनेस ऑफ परचेजेस का रिस्क है, या वैल्यूएशन एंट्री। अब जो 100 रुपए जो तीनों के प्रोसीजर्स बताएगा, 2-2 या 1-1 चले एक, लेकिन तीनों के बताएगा। अभी जो रिस्क आइडेंटिफाई किया उसने है कोई स्टूडेंट तीनों के, कोई हिम्मत नहीं कर रहा। जी जी, कंप्लीटनेस ऑफ सेल्स के, जी जी, ये रेंट के बाद सैंपल जीआरएन को देख नहीं, क्या देखेंगे जीआरएन में? परचेज नहीं सही तरह नहीं आया सही। जी जी, खुदा का खौफ कर यार, कितनी 2 नंबरिया करेगा तू? कंप्लीटनेस ऑफ सेल का प्रोसीजर, वो भाई शाबाश। सुनिए कट ऑफ ऑन से, ये भी ठीक है, बड़ा प्रोसीजर बताएं। सेलेक्ट अ सैंपल फ्रॉम स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट बोले तो कौन सी गुड एंड डिस्पैच नोट है, और क्या चेक करना है कि वेदर गुड डिस्पैच हैव बीन रिकॉर्डेड इन जीएल। एक मिनट ठहर जाओ, अभी उसने अकरेंस ऑफ सेल्स का बताया है,
अभी कंप्लीटनेस ऑफ परचेज का तो बताना है, लेकिन खामोशी के साथ, शोर नहीं मचाएगा कोई। क्या क्या चेक करना है? चेक करना कही जा रहा है। सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ GRN। एक मिनट ठहरो। सेल्स में मैंने रिस्क कौन सा था? अकरेंस का कि कंप्लीटनेस का? और सेल्स में अकरेंस का था, गलत बताया इसने, एक कंप्लीटनेस का बताया। वो भाई सही बताएगा, वो भाई आपने पूछा वो बताया उसने। एजिंग रिपोर्ट देखे, और सेल्स में कौन सी एजिंग रिपोर्ट होती है यार? तीनों के नहीं, लदा बताने, हेडिंग देके मिक्स थोड़ी करना है। पहले बताओ किस एरिया का, किस रिस्क का बता रहे हैं? परचेज में रिस्क कौन सा था? कंप्लीटनेस ऑफ परचेजेस का बताइए। कट ऑफ छोटा प्रोसीजर है, बड़ा बताए। GDN परचेज में कौन सी GDN? अल्लाह के बंदे। अच्छा चलो ठीक है, चांस दे दिया। GRN में क्या देखना है? नहीं देखना गुड रिसीव हुआ कि नहीं, ये देखना है सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ GRN एंड इंस्पेक्ट रिकॉर्डिंग इन GL। कि GRN टी काउंट में रिकॉर्ड। हाँ टाइम है, आज बताएं जी। रिकॉर्डिंग चेक ये इसका रिस्क बताया। अब तूने नहीं बोला, मैं तेरी जेब से 100 निकाल के इसको दूंगा फिर, बोला तो। कंप्लीटनेस ऑफ परचेज, और आगे सेल्स वाला रिस्क क्या था? और नहीं दोबारा बता दो, इतने जल्दी टाइम ज़ाया नहीं करना। अकरेंस ऑफ सेल्स का स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट, शाबाश। आखिरी अब देखे, इसी के ऊपर डिसाइड होगा प्राइस मिलने के नहीं। और कोई भी बोला ना तुम्हारे इर्द गिर्द, प्राइस कैंसिल है तुम्हारा। एक्यूरेसी, वैल्यूएशन एंड एलोकेशन ऑफ इन्वेंट्री। क्योंकि रिस्क ये है कि इन्वेंट्री क्या होगी, ज्यादा है कि कम? ज्यादा होगी, इसीलिए तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हुई है। अच्छा चले, मैं एप्रिसिएशन के लिए भाई को 50 दे देता हूं। इसमें हम इन्वेंट्री का वैल्यूएशन मेथड रिकैलकुलेट करेंगे। एक्यूरेसी, हाँ 5 वेटेड एवरेज, या इसकी एग्जिस्टेंस को वेरीफाई करेंगे कि इतना स्टॉक है कि नहीं। चलिए, अच्छा आपको ये पता चल गया कि जीपी मार्जिन दिया हुआ है, इससे हमने सेल्स में, कॉस्ट ऑफ सेल्स में रिस्क असेसमेंट कैसे की। आगे चलते हैं, अब अलर्ट हो जाए। अकाउंट्स पेएबल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स रेशो। अच्छा इसका मतलब क्या है? उसने अकाउंट्स पेएबल को डिवाइड किया है कॉस्ट ऑफ सेल्स के साथ। और ये जो अभी आप थोड़ी देर पे कैलकुलेशन कर रहे थे ना, गलत कर रहे थे आप। इसका मतलब है पिछले साल क्रेडिटर्स कॉस्ट ऑफ सेल्स का 28% थे, इस साल 20% है। इस साल क्रेडिटर, एक मिनट हरे, कौन बताएगा? 1 2 3 4 कंप्लीटनेस ऑफ क्रेडिटर का रिस्क है। प्रोसीजर बताइए, जल्दी कर। कट ऑफ किसके ऊपर? क्रेडिटर्स के ऊपर कौन सा कट ऑफ होता है? ठीक है, कट ऑफ प्रोसीजर में रखना, कंप्लीटनेस ऑफ क्रेडिटर्स के बता रहे हो, ठीक है। कट ऑफ ऑन परचेजेस सच मान लिया। आगे पेंडिंग जीआरएन चेक करेंगे, उनको रिकॉर्ड करवाएंगे। ठीक है सर, फिर हम करेंगे सप्लायर से, जो हमें अकाउंट से वेरीफाई करेंगे, सप्लायर और हमारे अकाउंट से वेरीफाई करेंगे। एक मिनट है, ये आप शोर मचाते हैं ना, फिर वो सही प्रोसीजर नहीं सुनने को मिलते। सर सप्लायर इनवॉइस को अपने अकाउंट्स के साथ वेरीफाई करेंगे। अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ सप्लायर को कंपेयर करेंगे क्लाइंट के रिकॉर्ड के साथ मैच करते हैं। पेमेंट्स आफ्टर ईयर एंड क्या करेंगे?
सिग्निफिकेंट पेमेंट्स आफ्टर ईयर एंड का सैंपल सेलेक्ट देखेंगे ना बोला करें। जिसको देखे चेक करेंगे, देखेंगे, चेक करेंगे, देखेंगे, और क्या देखेंगे ये बताना होता है। सिग्निफिकेंट पेमेंट को देखेंगे ना, सिग्निफिकेंट पेमेंट को सेलेक्ट करेंगे और कंफर्म करेंगे कि रिलेटेड क्राइटेरिया रिकॉर्ड हुए हैं कि नहीं। लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स में है कि नहीं भाई, एक मौका और दे। अच्छा, प्रायोरिटी पे अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। ट्रेड डे, अच्छा आप देखें उसकी साइंस देखें, उसने क्रेडिटर वाला परसेंटेज में दिया है और डेटर वाला डेज में दिया है, लेकिन मैंने तो आपको तीनों बताए हुए ना। अगर अमाउंट्स में भी देता आप वो भी कैलकुलेट कर लेते। ट्रेड डे रिसीवेबल्स क्या रिस्क है? वैल्यूएशन। शाबाश, प्रोसीजर तो बता भाई। रिक्वायरमेंट 2 किसने करनी है? बेसिस ऑफ कैलकुलेशन, एडिक्वेसी ऑफ कैलकुलेशन भी वही है जो बेसिस ऑफ कैलकुलेशन है। एजिंग रिपोर्ट, डिस्प्यूटेड डेट्स इंक्वायर करेंगे क्लाइंट से, और सबसे अहम प्रोसीजर कैश रिकवरी आफ्टर। अच्छा, एक क्वेश्चन आ रही, आईकैप ये कहता है कि आपने हर पार्ट अलहदा पेज पे करना है। इसमें पार्ट 2 अलहदा पेज पे होगा या सेम पेज पे? सेम पेज पे। क्यों? टेबल बना के, क्योंकि इंटरलिंक्ड है दोनों रिक्वायरमेंट। शाबाश शाबाश। चलें, बस ये आज के लिए बस इतना, बस ये 3 ही क्वेश्चन थे। अब आपका टाइम हो रहा है। असाइनमेंट लाजमी, कल असाइनमेंट लाजमी करके आनी है। कल असाइनमेंट लाजमी करके आनी है रिटर्न फॉर्म में। आज का लेक्चर खत्म करते हैं यहाँ पे। अल्लाह हाफिज।